ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर बोलना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो बिगनर बॉक्स नंबर 3 में आ जाओ। कितने क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, चलो बेटा बिगनर बॉक्स नंबर 3 में आ जाओ सब। बिगनर बॉक्स 3 में क्वेश्चन नंबर 1, डाउट है किसी का हैंड रेज कर दो। बिगनर बॉक्स 3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, देखा ना बेटा एक बार। एक मिनट, ये बोल रहा है कि पार्टिकल 2 मिलीग्राम का है, एयर में फ्रीली सस्पेंडेड है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 4 न्यूटन पर कूलम जो है वो अपवर्ड की तरफ है। ठीक है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है बेटा? अपवर्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अपवर्ड है, और ये कोई पार्टिकल है जिस पर mg तो नीचे लग ही रहा होगा, ये तो मानते हो। अगर इसको एयर में बैलेंस करवाना है तो इस पर फोर्स जो है ऊपर लगना पड़ेगा, तभी जाकर बैलेंस हो पाएगा। तो इस पर जो फोर्स है वो आपने F बराबर जो क्यू ई है ये किधर लगाया है? ऊपर लगाया। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और फोर्स भी ऊपर ही लगवा रहे हो, तो आपको ये पता है ना कि पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। और फोर्स भी किधर लग रहा है? ऊपर, मतलब चार्ज पॉजिटिव है। अगर फील्ड ऊपर होता और फोर्स नीचे की तरफ लगाना पड़ता तो नेगेटिव होता। मतलब नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, और पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। तो इस पार्टिकल पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, दैट्स व्हाई ये पार्टिकल पॉजिटिव है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा देख बेटा, ये बोल रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड करने पड़ेंगे। किसने पूछा था? आपने पूछा था ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव या ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा पहले तो बताओ, मतलब इसने एन पूछा है ना, और एन निकालने का फॉर्मूला तो अपने पास होता है क्यू बाई ई। तो पहले तो क्यू निकालोगे और फिर क्यू से एन आ जाएगा आपके पास। अब आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पार्टिकल का मास उसने दे दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड दे दिया, मतलब यही कंडीशन होगी एक तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अपवर्ड, और mg तो नीचे लगना ही लगना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है, फोर्स तो ऊपर लगाना पड़ेगा तभी जाकर ये पार्टिकल बैलेंस हो पाएगा, और कंडीशन क्या होगी? क्यू ई बराबर mg। तो यहां से तो क्यू निकाल लो पहले आप पार्टिकल का, तो क्यू कितना होगा बोलो? mg अपॉन में ई। अब इसमें मास कितना दे रखा है? 10 मिलीग्राम। तो मिलीग्राम को पहले किस में बदलो? किलोग्राम में। तो 10 मिलीग्राम को तो पहले ग्राम में बदला और फिर ग्राम को किलोग्राम में बदला। शायद ये वाला मिस कर दिया आपने। मिलीग्राम को आपने किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया होगा, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करना होता है मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए, पता है आपको? वो तो मिलीग्राम को ग्राम में जब आपको बदलना होता है ना, तब आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हो। किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई होता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बन रहे इजीली? कितने बच्चों से बन रहे क्वेश्चन? आराम से बन रहे, कोई दिक्कत नहीं आ रही? चलो ठीक है। उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 1 में हो। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 16, 18, 17 तो बेटा दिए नहीं ना मैंने, पहले ही दे चुका है, तो डिस्कशन हो चुका पहले। जो मैंने पिछली क्लास में दिया है उसकी बात हो रही है बेटा अभी तो। जो मैंने होमवर्क पिछली क्लास का दिया है ना, उस पर बात कर रहा हूँ। 6, 7, 16, 18, 18। अच्छा देखो, मैंने एक चीज आपको बताई थी, चलो एक बार वापस देख लेते हैं इस पॉइंट को। देखो दो चार्ज आपके पास है, एक तो है 9e और दूसरा कितना है? 3e। तो ये तो आपके पास हो गया 9e, और आप इसको Q2 को ले लीजिए 3e।
ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जीरो हो। ठीक है। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जहां पर जीरो होता है आप उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हो। और इस पॉइंट को फाइंड करने के रूल्स आपको पता ही है। सबसे पहले चार्ज का नेचर देखना होता है। नेचर अगर सेम है तो दोनों चार्जेस के बीच में उस पॉइंट को ढूंढना है, और नेचर अगर अपोजिट है तो आउटसाइड द चार्जेस आपको ढूंढना है। यहाँ पर नेचर क्या सेम है कि अपोजिट है? इसका मतलब दोनों चार्ज के बीच में आपको पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, और छोटे वाले के पास ढूंढना है। तो एक काम करते हैं ना, उस वाले पार्टिकल को अपन यहाँ का ही मान लेते हैं। सॉरी, इस पॉइंट को अपन यहाँ का ही मान लेते हैं। देखो दोनों के बीच में भी हो गया और छोटे वाले के पास में भी हो गया। ये सेपरेशन कुछ दिखा रखा है क्या? ये वाला होगा कुछ ना कुछ तो आर होगा ना। ठीक है, तो ये सेपरेशन तो आपका आर हो गया। अच्छा, ये कितना मान लेते हैं? तो ये कितना लेंगे? तो ये लेंगे आर माइनस एक्स। ठीक है। अब इसमें एक जो गलती हो सकती है वो ये हो सकती है, क्योंकि जो मैं सेपरेशन अभी निकाल के आपको दूंगा वो तो 3 से दूंगा, और ऑप्शन में हो सकता है कि आपको जो ऑप्शन है वो 9 ही से दे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप करें, ध्यान से सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग करें तो जिससे आपने डिस्टेंस मानी है ना, जरूरी नहीं कि उसी से डिस्टेंस आपके ऑप्शन में दे रखी हो। मैंने मान लो डिस्टेंस तो यहाँ से निकाल के दे दिया आपको क्वेश्चन में, तो मैंने एक्स यहाँ से माना तो मैं डिस्टेंस यहाँ से निकाल के दूंगा ना। लेकिन आपको ऑप्शन डिस्टेंस यहाँ से भी तो दे सकता है। समझे बात को? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपने जहां से डिस्टेंस मानी है, अगर वो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सवाल गलत हो गया। आपको डिस्टेंस फिर इधर से चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ऑप्शन में यार इधर से तो डिस्टेंस नहीं दे रखी आपको। समझ गए बात को? तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आप हमेशा क्या करो, बच्चों को क्या लगता है कि जो उन्होंने एक्स निकाला है अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आंसर गलत मान लेते हैं एक बार बस। ठीक है ना? तो एक्स को मैंने उधर से माना है ना, उसने हो सकता है डिस्टेंस आपको इधर से दे रखी हो। एक बार सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करूं या फिर आप करोगे? हो जाएगा ना, मतलब पैटर्न वही रहेगा। इस वाले पॉइंट पर क्या करना पड़ेगा, मैं हिंट आपको देता हूं, उसका कैलकुलेशन एक बार आप ट्राई करना, नहीं हो तो सोल्व करना हो तो बोल दो, नहीं करना बस हिंट चाहिए था। देखो इस वाले पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो किस किस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? एक तो 3 की वजह से और एक 9 की वजह से, और प्लस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनता है बेटा, अवे या टूवर्ड्स? अवे। अवे। नेगेटिव का टूवर्ड्स होता है, पॉजिटिव का अवे होता है ना। तो ये जो 3 होगा ना इसका फील्ड इधर की तरफ होगा। मानते हो इस बात को? E1 या E2 कुछ मान लो इसको। और इस 9 का जो फील्ड है वो इधर की तरफ होगा। और नेट फील्ड अगर जीरो है तो इन दोनों को वेक्टर सम जीरो करना पड़ेगा, और दोनों फील्ड अपोजिट है ना। तो जब दोनों कैंसिल आउट करेंगे तो ही जाकर फील्ड जीरो बन पाएगा। इसका फील्ड अगर मैं लिखूं यहाँ पर डायरेक्ट ही इस 3 का फील्ड अगर मैं लिखूं तो K इंटू 3E अपॉन में एक्स स्क्वायर। और इसके फील्ड से ये वाला कैंसिल होना चाहिए। तो बोलो क्या होगा ये? K इंटू 9E अपॉन में आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। के से के काट दो, और ये कितनी बार कटा? 3 बार। अब ले लो अंडर रूट। अंडर रूट जब आप लोगे तो क्या होगा? हो गया ये? अच्छा, ये सोल्व करना था हम लोग को ना। तो देखो बेटा यहां तक हो गया ना। इसके बाद में क्या करना है, इसमें अंडर रूट करना है। और अंडर रूट आप करोगे तो ये कैसे होगा, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू √3 अपॉन में
आर माइनस एक्स, फिर वही ट्रांसफर करके बाकी तो कैलकुलेशन है, एक्स निकाल लोगे आप। अब एक्स जो आपने निकाला वो कहाँ से निकाला है, 3 से, या तो वो ऑप्शन में होगा और नहीं होगा तो फिर आप अब जो डिस्टेंस है वो 9 ही से निकालो बेटा, और 9 ही से डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे आप, आर माइनस एक्स करोगे। ठीक है, चलो हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 था ना ये। 18 के बाद में है आपके पास 19। 19 19 में देखो ये बोला है कि दो चार्ज आपके पास है, 1 माइक्रो 2 माइक्रो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताना है। तो देखो तरीका वही है, यहाँ पर ये दो चार्ज है, ये तो हो गया 1 माइक्रो और ये हो गया 2 माइक्रो, डिस्टेंस है 1 मीटर, ये मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो बता बेटा मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस का बनेगा, इन दोनों का बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अच्छा अगर ये मिड पॉइंट है तो फिर ये दूरी है 1/2 और ये दूरी भी है 1/2, हो गया। अब देखो पहले तो इसका फील्ड यहाँ पर बना दो, प्लस है तो इसका फील्ड अवे बनेगा, इसको मैं E1 मान लू। E1 का वैल्यू अगर मुझे लिखना पड़े, सीधा वैल्यू की बात करते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर से लिख रहा हूँ। के की जगह लिख रहा हूँ मैं 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह लिख रहा हूँ 1 × 10⁻⁻⁶, और डिस्टेंस की जगह लिख रहा हूँ 1/2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये 4 आ जाएगा, 36 × 10⁻³ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 36 × 10⁻³ हो गया बेटा। दूसरा इसका फील्ड आपको देखना पड़ेगा, ये प्लस है तो इसका फील्ड अवे बनेगा, इसको फील्ड को मैं E2 मान लेता हूँ। तो E2 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से लिख रहा हूँ फिर से, तो के की जगह तो हो गया 9 × 10⁻⁹, क्यू की जगह हो गया 2 × 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस वही 1/2 है, 36 एंड 2 72 × 10⁻³ ये हो गया। तो दोनों फील्ड आपने ड्रॉ कर दिए। अब उसके बाद क्या करना है, वेक्टर सम करना है बेटा। जब दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो क्या करते हैं, उनका माइनस करके रिजल्टेंट लेके आते हैं। इसमें से अगर ये माइनस कर दोगे तो 36 × 10⁻³ आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, 19 के बाद में 20, 23, 24, 24, 24 है क्या किसी का, 24 है। देखो क्वेश्चन वही है, चार्ज नेगेटिव है पार्टिकल का बेटा, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है आपको, मास आपको पार्टिकल का दे रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना और किस डायरेक्शन में हो ताकि पार्टिकल बैलेंस हो जाए। बैलेंस करने का एक फिक्स फॉर्मेट होता है। आप इधर देखो बेटा, इधर देखो आप लोग, ये पार्टिकल है, अगर आप इसको छोड़ दोगे तो mg नीचे लगना ही लगना है, यस और नो। बैलेंस होने के लिए इस पर फोर्स ऊपर लगना चाहिए, है ना। तो ये ऊपर फोर्स लगा दिया मैंने F, और F को लिख दिया मैंने QE। अब पार्टिकल नेगेटिव है ना, तो बता बेटा नेगेटिव पार्टिकल पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब फोर्स ऊपर लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाना पड़ेगा, नीचे लगाना पड़ेगा। ये लो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे हो गया, बोलो क्लियर है। और QE बराबर mg से E निकाल लेंगे आप यहाँ से, तो ये तो अलग क्वेश्चन था, इसकी तो कैलकुलेशन अलग थी। यहाँ से अगर E निकालेंगे तो E बोलो क्या होगा, mg/q। जी आप जानते हो 10 होता है, मास और चार्ज आपको क्वेश्चन में दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने निकाल ली और डायरेक्शन भी नीचे हो गई। लो बताओ मास कितना दे रखा है, 10⁻, किलोग्राम में ही है ना वो, ठीक है। जी 10 हो गया, क्यू कितना दिया हुआ है, नहीं चार्ज का तो सिर्फ साइन लेना है, यही है क्या चार्ज, बताओ यार, इसमें तो कैलकुलेशन भी कुछ भी नहीं है। 10 हो गया ना, नहीं आपने कुछ गड़बड़ कर दी होगी। क्वेश्चन नंबर 25, 26 दिया था क्या, नहीं दिया ना। अच्छा पहले दे चुका शायद इसको तो मैं। एक्सरसाइज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है क्या किसी का, चलो ठीक है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो पिछली क्लास में हम लोगों ने हाँ बोल बेटा, अरे 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 अरे, चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कोई भी प्रोड्यूस करके दे सकता है ना, तो वो तो दे ही नहीं रखा ना आपको, तो सिर्फ दे रखा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर पार्टिकल पर फोर्स बताओ, तो F बराबर क्यू ही। हाँ होगा,
चार्ज रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी नेगेटिव चार्ज के कारण होगा, तब कोई डिफरेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आगे ना, डायरेक्शन तो आपकी, आपको तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए ना बस, तो वो तो दे रखी है ना क्वेश्चन ने बना के। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी का भी हो वो मैटर ही नहीं करता ना। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास है, कहां से बन रहा है मतलब नहीं, इसकी वैल्यू बस ई है। ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी चार्ज ने बना रखा है, ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, जिसने भी बनाया, प्लस ने माइनस ने क्या फर्क पड़ना है अपने को। तो यहाँ पर एक चार्ज रखकर उस पर फोर्स निकालना है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव होता है तो आप उस पर फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बनाते हो, और माइनस होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट बनाते हो आप उस पर फोर्स। क्लियर होगा ना। चलो देखो अब देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक हेडिंग लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, याद है। अच्छा उसका फॉर्मूला कितने लोगों को याद है। अच्छा मैं एक बात बता दूं कि अपने पास में 7-8 तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाले हैं टोटल। सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसका आया था, पॉइंट चार्ज का, के क्यू बाई। उसके बाद आया था इनफाइनाइट वायर का। देखो फाइनाइट वायर का याद रखने की जरूरत आपको नहीं है, अपने सिलेबस में केवल इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो क्या होता है, 2k लैम्डा बाई आर। उसके बाद आया अपने पास में आर्क का, तो बोलो आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 2k लैम्डा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। हो गया ना। अच्छा अब इसके बाद में 3-4 तरह के फील्ड अपने पास और भी आने वाले हैं, है ना। ये सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो जो भी शेप आपको देगा, जो भी डायग्राम आपको देगा, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जैसे वायर की अगर बात कर रहे हो तो फील्ड के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2k लैम्डा बाई आर। पॉइंट चार्ज की अगर बात हो रही है तो के क्यू बाई आर स्क्वायर लगाना पड़ेगा। और जैसे आर की अगर बात हो रही है तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखा दिया था, और साथ ही साथ में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखाए थे इसके लिए, याद है आपको। कौन कौन से रिजल्ट लिखाए थे, क्वार्टर का, हाफ का और फुल का। क्वार्टर सर्कल दे या हाफ सर्कल दे या फुल सर्कल दे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने के लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखकर और सोल्व कर देंगे। बोलो क्लियर है। चलो इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार इधर देखो आप, एक बार सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं, इधर देखो आप, जैसे ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है, एक सेमी सर्कल यहाँ रखा हुआ है, और इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट आपने कर रखा है। इस तरह से ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इस पर है, और चार्ज डेंसिटी लेमडा है। इसकी जो रेडियस है बेटा वो आर है, और आपसे बोला जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन फाइंड करो। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन, आप सब आराम से बता देंगे इसको। क्वेश्चन ये है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, क्या बता पाएंगे इसको। चलो कौन कौन बता सकता है बताओ, ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो। सबसे पहले तो बताओ, ये तो हाफ सर्कल हुआ ना, इसका फॉर्मूला याद है सीधा, 2k लैम्डा बाई आर। ये हाफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। अच्छा दूसरी बात, मैंने फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताया था आपको, याद आ रहा है। अरे अब इसमें थोड़ा सा आवाज धीरे हो गया आप लोगों का, मतलब रिवीजन नहीं करके आए हो आप लोग। तो हाफ सर्कल, सॉरी मैंने आर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी डायरेक्शन के बारे में क्या बताया था, कि हाफ सर्कल का, सॉरी जो आर का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एंगल बाई सेक्टर पे होता है। आर्क में जो भी एंगल सेंटर पे बनाया उसके ठीक बीच में से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। यहाँ पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो अवे लोगे टुवर्ड्स। और दूसरी बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ठीक एंगल बाई सेक्टर पे होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक एंगल बाई सेक्टर पे, मतलब इस तरह से, ये एंगल 180 है ना, तो 90 इधर होगा, 90 इधर होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। अच्छा बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो बोलो कितनी हो गई, 2k लैम्डा अपॉन आर। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या वेक्टर फॉर्म में लिखवा दोगे। कौन कौन लिखवा देगा वेक्टर फॉर्म में, बोलो क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन में आर आई कैप। डायरेक्शन लगा दो ना, एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, तो ये आई कैप लगा दिया। अच्छा ठीक है, ये अपना आंसर आ गया ना। कभी कभी एग्जामिनर क्या चालाकी करता है इस क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुनना। कभी कभी जैसे ये 2 है ना, के को खोल के लिख देगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट करके लिख देगा के को। एग्जामिनर कभी कभी के की वैल्यू को क्या रख देगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये हो गया लैम्डा अपॉन में आर। बोलो ये कितनी बार घटा, 2 टाइम। तो आप इसको आंसर ये भी दे सकते हो, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर और आई के। तो ऑप्शन में ये भी मिल सकता है और ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, बात समझ गए। अगर ऑप्शन में एप्सिलॉन दिख रहा है ना आपको, तो समझ लेना कि के की जगह 1/4 बाई एप्सिलॉन नोट रख के सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। ऑप्शन में अगर एप्सिलॉन दिख जाए तो क्या समझेंगे, के की जगह क्या रखना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट रख के फिर सोल्व करना है। तो आंसर में ये भी मिल सकता है और आंसर में ये भी मिल सकता है। लिख दो बेटा इसको।
देखो बेटा ध्यान से सुनो, अगला क्वेश्चन वापस से क्वेश्चन वही है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। क्वेश्चन लिख दो पहले तो, क्वेश्चन आपका ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को फाइंड करना है, ठीक है ना। कैसे फाइंड करेंगे जरा ध्यान से देखो, उस वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस समझो। देखो हाफ सर्कल वहां भी था और हाफ सर्कल यहाँ भी है ना। अच्छा लेकिन एक चीज यहाँ पर आप नोटिस करो, इस पूरे हाफ पर पॉजिटिव चार्ज था भाई, आपने पूरे हाफ सर्कल का फील्ड एक साथ निकाल के दे दिया। यहाँ पर पूरे हाफ पर एक जैसा चार्ज नहीं है, कुछ पार्ट पर प्लस और कुछ पार्ट पर, तो बताइए पूरे हाफ सर्कल का फील्ड एक साथ निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि प्लस के फील्ड के डायरेक्शन अलग होता है और माइनस के फील्ड का डायरेक्शन अलग होता है। तो अगर पूरे हाफ सर्कल पे एक जैसा चार्ज अगर है तो आपने पूरे फील्ड पूरे चार्ज का फील्ड एक साथ निकाल के रख दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट पर प्लस और कुछ पार्ट पर माइनस है, तो क्या करना है बताओ? प्लस वाले का फील्ड पहले अलग से निकाल लेना, फिर माइनस वाले का फील्ड आप अलग से निकाल लेना, और दोनों के फील्ड का सिंपल एडिशन। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्ट एडिशन फील्ड का नहीं करते, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? तो पहले प्लस का अलग से निकलेगा, फिर माइनस का अलग से निकलेगा, फिर दोनों के फील्ड का वेक्टर सम करोगे तब जाकर टोटल फील्ड निकलेगा। कौन को निकाल के दे सकता है इसको? चलो आंसर दो देखें। 2k लैम्डा बाई एंड डायरेक्शन इज, देखो डाउनवर्ड क्यों बोल रहे हो, अब तो एक्स वाई दे दिया ना मैंने, आप निकाल के दो जो भी है, सारे बच्चे सोल्व करके दो इसका आंसर। हाँ, किस किस का आंसर है क्या बताओ इसमें? कितने बच्चों का आंसर है? एक बार हैंड रेज करो बेटा सब लोग। हाँ आंसर बताइए आप। 2√2 k लैम्डा बाई आर। एक मिनट मैं वोट करवा लेता हूँ, एक आंसर मिल रहा है मुझे, √2 k लैम्डा बाई आर, 2√2 k लैम्डा बाई आर आई कैप। हाँ ये कितने बच्चों का है? अब 2 k लैम्डा बाई आर डायरेक्शन आई कैप, हाँ 2 k लैम्डा बाई आर आई कैप, ये कितने बच्चों का है? इन दोनों से अलग आंसर हो तो बताओ। 2 k लैम्डा अपॉन आर माइनस जे कैप, ये कितने बच्चों का है? देखो बेटा ये तो गलत इसलिए है क्योंकि आपने उसमें इसमें डिफरेंस ही नहीं रखा। फिर तो आपने क्या करा, हाफ सर्कल है तो 2 k लैम्डा बाई आर लिख दिया और इस डायरेक्शन में आपने फील्ड को बता दिया। अभी अभी मैंने बताया ना कि देखो उस वाले केस में इस वाले केस में डिफरेंस क्या है, पहले तो समझो आप लोग। बताओ बेटा इस वाले केस में तो हाफ सर्कल है, उसमें भी हाफ सर्कल है। अच्छा इसके पूरे हाफ सर्कल पर एक जैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरे अपना आपने हाफ का पूरा एक साथ निकाल के दे दिया। यहाँ पर क्या पूरे हाफ पर एक जैसा चार्ज है क्या? नहीं है, तो पूरा फील्ड एक साथ निकलेगा भी नहीं। इस पूरे आर्क का फील्ड क्या एक बार में निकाल पाओगे क्या? अगर पूरे आर्क पर पॉजिटिव होता या पूरे आर्क पर नेगेटिव होता तो एक बार में फील्ड निकाल के दे देता मैं आपको, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट पर प्लस और कुछ पार्ट पर माइनस है, तो पूरे आर्क का फील्ड एक साथ नहीं निकाल पाएंगे आप लोग। आपको पहले प्लस वाले का अलग से निकालना पड़ेगा, फिर माइनस वाले का अलग से निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का फील्ड निकाल के वेक्टर सम करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल फील्ड आपके पास आएगा। तो पहले प्लस वाले पर निकालना है, पहले सिर्फ प्लस वाले का फील्ड निकालना है। अब प्लस वाले का जब फील्ड निकालोगे तो प्लस वाले की शेप देखना है आपको, बस बोलो ये प्लस वाला देखना है, माइनस से मतलब नहीं रखना अपने को, प्लस वाले को देखना है। बोलो प्लस वाला क्या है, कि हाफ सर्कल है क्या? नहीं है, प्लस वाला क्वार्टर सर्कल है, और क्वार्टर सर्कल का फील्ड होता है √2 k लैम्डा बाई आर, और डायरेक्शन इज अवे।
और एंगल बाई सेक्टर पर ये एंगल कितना है 90। तो इसका जो फील्ड होगा वो इस तरफ होगा भाई। अरे मानते हो ना? तो ये फील्ड मैंने E1 लिख दिया। बोलो E1 का वैल्यू कौन कौन लिखा रहा है, जल्दी बोलो। E1 का वैल्यू, तो E1 का वैल्यू हो गया √2 k लैम्डा अपॉन में r। ये E1 दिखा दिया आपने। अब ये प्लस वाले का काम खत्म, अब माइनस वाले की बात करते हैं। माइनस वाले अभी क्या है, क्वार्टर। तो इसका फील्ड भी मुझे पता है कितना होगा, और डायरेक्शन माइनस होने से अवे या टुवर्ड्स, टुवर्ड्स। तो इसकी डायरेक्शन जो है फील्ड की इधर होगी। और क्या बोलो, इस फील्ड को मैं E2 मान लूं? बोलो E2 का वैल्यू कौन कौन लिखा रहा है, जल्दी बोलो। ये भी क्वार्टर है ना, तो इसका भी हो जाएगा √2 k लैम्डा बाई r। साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैंने डायरेक्शन ले चुका हूं वहां पर, तो मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहा हूं। अब इन दोनों वेक्टर को सम करना है मेरे को। अच्छा बता बेटा, ये एंगल कितना था 45, और ये भी, क्या दोनों वेक्टर में 90 है? अच्छा, और दोनों वेक्टर बराबर भी है। देखो आप, जब दो इक्वल वेक्टर 90 पर हो तो रिजल्टेंट होता है √2 टाइम। बोलो क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं ई नेट अगर लिखना चाहूं तो बोलो बेटा ई नेट क्या होगा, √2 टाइम ऑफ व्हाट, √2 टाइम ऑफ √2 k लैम्डा अपॉन में r। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, दिस इज 2 k लैम्डा बाई r। अभी तो ये सिर्फ वैल्यू निकाल के दी मैंने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना गया, 2 k लैम्डा अपॉन में r। अब इसकी डायरेक्शन, कौन कौन डायरेक्शन निकलवा देगा बताना। दो इक्वल वेक्टर होते हैं ना, तो रिजल्टेंट उनका बीच में आ जाए। तो बताइए क्या रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, तो रिजल्टेंट ये इधर की तरफ होगा, तो ये ई नेट। तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सी है, प्लस आई है ना। तो अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें ना, तो ई नेट आपके पास हो जाएगा 2 k लैम्डा अपॉन r, और डायरेक्शन इज आई के। ये आंसर हो गया इसका। अब एक काम करो, मुझे जिनका वो 2√2 k लैम्डा बाई r था ना, किन किन का था एक बार मुझे बताओ। मतलब कहाँ गलती है ये जानना है, कहाँ गलती करी बेटा। एक, कोई भी एक बता दो, हाँ बाकी लोग लिखो। अवे ऐसे कर दिया सीधा, ऐसे अवे कर दिया, एंगल बाइसेक्टर नहीं लिया, बस आपने अवे बना दिया सिर्फ। और इसके लिए क्या करा, ऐसे कर दिया। तो टू रूट, ये दोनों वैल्यू जोड़ दिया आपने डायरेक्ट, समझ गए। ठीक है, फटाफट लिख दो इसको। क्या लिख दिया बेटा आपने ये? ठीक है, अब उसके बाद अगला हेडिंग लिख दो। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग। अब देखो, अब की बार अपने पास में कंडीशन ये है कि बेटा अपनी अब की बार अपने पास एक रिंग है, ठीक है ना, और उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है। किसी के पास रिंग है, रिंग कड़ा, तो एक बार वापस कर दूंगा मैं, ताकि थोड़ा सा उसको विजुलाइज करें। हाँ पास कर दो, पास कर दो, फेंकना नहीं है, लग जाए किसी के। हाँ ठीक है ठीक है, हो गया बेटा, मत करो मत करो, हो गया। इधर से देखो, आप इधर देखो। जैसे मान लीजिए अपने पास एक ही रिंग है, ठीक है ना। अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है ये विजुलाइज करो बेटा पहले आप लोग, है ना। और इसका डेरिवेशन भी मैं आपको बता दूं, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन भी है। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का डेरिवेशन आपके बोर्ड वाली बुक में है, मतलब एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो इसका डेरिवेशन भी मैं लिखाऊंगा, लेकिन डेरिवेशन सिर्फ बोर्ड के लिए काम का है, ठीक है ना। डेरिवेशन इसलिए लिखाना जरूरी है क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में तो देना है ना। अब एक बार इधर देखो सब लोग। जैसे कि अपने पास एक सर्कुलर रिंग हो गई, अच्छा ये इसका सेंटर हो गया, और ये इसकी एक्सिस हो गई। ये मार्कर क्या है बेटा,
ये क्या दिख रहा है सभी को? इधर से बताओ, दिख रहा है सभी को? पीछे वाले बताओ, ये दिख रहा है सभी को? तो देखो ये रिंग हो गई मेरे पास, और ये रिंग की क्या हो गई? अब इस रिंग के एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। जैसे ये जो मार्कर का टिप है ना, ये मार्कर का जो टिप आपको दिख रहा है, ये कहाँ है? रिंग की एक्सिस पर पॉइंट है ये। तो जैसे मान लीजिए इस रिंग को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर रखा है, मान लो इस रिंग की रेडियस मान लेते हैं आर है, और चार्ज इसका मान लेते हैं क्यू है ना? चार्ज कितना है? क्यू। रेडियस कितनी है? और ये जो रिंग की एक्सिस है, इसके किसी पॉइंट पर आप इसको ऐसे समझो कि जैसे मार्कर है ना, तो मार्कर तो रिंग की एक्सिस हो गई, और मार्कर का जो टिप है, यहाँ पर मुझे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देना है कि कितना है। ठीक है, ये अपना काम करना है। तो देखो इस डायग्राम को पहले तो बोर्ड पे बना देता हूं मैं। ठीक है, ये तो आपने रिंग बना दी, यस और नो? ये रिंग का सेंटर हो गया, और ये लाइन जो है वो रिंग की एक्सिस हो गई भाई। ये लाइन तो क्या हो गई? ये रिंग की एक्सिस हो गई। और यहां पर मुझे एक पॉइंट ले लिया, जैसे मान लीजिए पॉइंट पी हमने ले लिया, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। और मैं मान लेता हूं कि जो रिंग की रेडियस है ना, वो क्या है, और इस पूरी रिंग पर चार्ज फैला है। पूरी रिंग पर क्यू चार्ज है मान लो। क्या क्यू एक जगह रखा है क्या? पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, और ये क्यू पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पूरी रिंग पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है? और ये पॉइंट पी जो है ना, इस पॉइंट पी की रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है एक्स। रिंग के सेंटर से कितनी दूरी है? तो देखो इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये रिंग के कारण इसके किसी एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इसके एक्सिस पर। समझ गए? ये तो डायरेक्ट अपने को याद रखना है। क्यों याद रखना है? जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पर आपको डेरिवेशन से रिजल्ट तो निकालना नहीं है। तो वहां पर अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। पहली बात समझ रहे हो? जैसे आर का अपना फील्ड का फॉर्मूला है, वायर का अपना फील्ड है, पॉइंट चार्ज का अपना फील्ड है, वैसे किसका फील्ड है? रिंग का। हाँ, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला जरूर है, लेकिन याद रखना पड़ेगा। बोलो देखे क्या फॉर्मूला है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। बोलो क्लियर है? सारे सिंबल के एज यूजुअल बनेंगे। के की वैल्यू आप जानते ही हो, जरूरत पड़ने पर पुट कर दोगे। क्यू का मतलब रिंग का चार्ज हो गया, आर का मतलब रिंग का रेडियस हो गया, और एक्स का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। याद रखना यहाँ पर जो एक्स है ना, वो रिंग के सेंटर से ली गई डिस्टेंस है। क्लियर है बात? तो ये तो रिंग के कारण इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब इसको डेराइव करना है अपने को। डेराइव क्यों करना है ना? बोर्ड के लिए। ठीक है ना? तो डेरिवेशन कर लेते हैं इसका एक बार। अब डेरिवेशन पूरा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है ना? डेरिवेशन, और जब भी कोई डेरिवेशन आप करें ना, तो लिख देना ओनली फॉर बोर्ड। क्योंकि डेरिवेशन को रिवीजन आपको, जब आप सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका बोर्ड एग्जाम भी हो जाएगा, मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद जब आप अपने नोट्स को जब वापस से रिवाइज कर रहे हो ना, तो उस समय जहां जहां पर डेरिवेशन मैंने लिख रखा है और ब्रैकेट में ओनली फॉर बोर्ड लिख रखा है, वो चीजें स्किप कर देना आप लोग, क्योंकि ये चीजें बोर्ड तक के लिए होती है बस। डेरिवेशन को आप नीट के लिए नहीं पढ़ना है। बात समझ रहे हैं? नीट के लिए तो फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, जो मैंने इस डायग्राम के साथ दिखा दिया। अभी जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको तभी पढ़ना है जब आप बोर्ड के हिसाब से तैयारी कर रहे हो। अगर आप मान लीजिए अपने माइनर के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हो ना, यहाँ के हिसाब से भी, उस समय डेरिवेशन पार्ट अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। डेरिवेशन पार्ट केवल कब पढ़ना है? जब बोर्ड के हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है बेटा? चलो ध्यान से देखो। तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिंग के कारण। तो इधर देखो आप लोग एक बार, डेरिवेशन किस तरह से करेंगे इसका। ये तो आपकी रिंग हो गई, और रिंग की रेडियस क्या ले लिया आपने? आर। रिंग का चार्ज क्या ले लिया? क्यू। और ये रिंग का सेंटर हो गया। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पी पॉइंट की जो दूरी है वो रिंग के सेंटर से कितनी है? एक्स। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपन एक काम करते हैं, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को नहीं निकालना था, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आप सब लोग जानते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो जैसे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। जैसे ये मेरे पास एक रिंग है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मार करके टिप पर निकालना है, ये कंडीशन है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन ये मान लेते हैं कि ये जो रिंग है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है। छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी है रिंग। ऐसे हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकाल लो, और सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर क्या कर दो? उनको वेक्टर सम कर दो। सारे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उनका वेक्टर सम कर दो। इंटीग्रेशन का मतलब भी जोड़ना ही होता है। यस और नो? तो देखो, छोटे छोटे पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल कर उनको वेक्टर सम कर दो, क्या नेट फील्ड आ जाएगा? तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिंग पर एक छोटा सा एलिमेंट लेने वाला हूँ, उस एलिमेंट को एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लूंगा। यस और नो?
और उस पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ लिख दूंगा कितना है। तो एक एलिमेंट का फील्ड में यहाँ लिख दूंगा, उस एलिमेंट का फील्ड लिखने के बाद उस फील्ड को क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, और इंटीग्रेट कर दूंगा तो बोलो पूरी रिंग का फील्ड आ जाएगा। ये प्रोसेस मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक एलिमेंट लेने जा रहा हूँ। तो मान लीजिए कि एक एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया भाई, एक एलिमेंट मैंने यहाँ ले लिया, और इस एलिमेंट का चार्ज सपोज करिए कि dq है। टोटल चार्ज तो q है, ये dq किसका चार्ज है, ये एलिमेंट का चार्ज है dq, यस और नो। अब एलिमेंट का फील्ड मुझे कहाँ लिखना है, यहां पर लिखना है बेटा, बोलो लिखना है। ये दूरी लिखवा सकते हो क्या, कौन कौन ये दूरी लिखवा देगा बताओ। इस एलिमेंट का फील्ड यहाँ पर लिखना है, बोलो ये r है और ये x है, तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोलो ये दूरी हो गया ना। तो पहले तो इस एलिमेंट का मुझे फील्ड यहाँ पर लिखवाना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट कौन कौन लिखा देगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट, क्या पॉइंट चार्ज मानकर इसका फील्ड लिख दें। तो अगर मान लीजिए क्यू चार्ज होता तो उसके कारण फील्ड होता के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, तो इसका जो फील्ड होगा आपके पास, दिस इज के डी क्यू अपॉन में, बोलो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या यही होगा। तो अगर आप इसको लिखते हैं तो इसका जो फील्ड है उसको मैंने डी मान लिया, क्या मान लिया, तो ये आपके पास हो गया के इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात किस किस की क्लियर हो गई। ये किसका फील्ड है, अच्छा क्या पॉइंट चार्ज का मतलब एक एलिमेंट का फील्ड है ना, और मैं चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, तो अगर इसके फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो अवे या टूवर्ड्स अवे में इसका फील्ड हो जाएगा, और इस फील्ड को मैंने आपने डी मान रखा है, क्या मान रखा है, तो ये फील्ड आपने डी कंसिडर यहाँ पर कर रखा है, बोलो क्लियर। अच्छा ये एक एलिमेंट का फील्ड है, मैं एक काम करता हूँ, इसके ठीक डायमेट्रिकल अपोजिट एक और एलिमेंट ले लिया, उसका भी चार्ज है डीक्यू। जो दूसरा एलिमेंट लिया है वो ठीक कहां पर लिया है, इसके डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट लिया है मैंने, और उसका भी चार्ज कितना है। अच्छा बताओ अगर इसकी दूरी इस पॉइंट से लिखूं तो कितनी होगी बताओ, क्या सेम डिस्टेंस होगी, तो इसका भी क्या सेम फील्ड होगा। और इसकी डायरेक्शन कौन कौन ड्रॉ करवा देगा, इसके फील्ड की डायरेक्शन वहां पर क्या होगी, बोलो क्या होगी, अवे या टूवर्ड्स, तो अवे में जो है इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। तो देखो इसका फील्ड जो है मैं यहाँ पर अवे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये ले गया अवे, ये हो गया डीई, बोलो क्लियर। अच्छा मैं ये वाला एंगल ना थीटा मान के चल रहा हूँ अपनी तरफ से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा अगर ये थीटा है तो बाई सिमेट्री ये भी थीटा होगा, बोलो क्लियर है बात। अब एक बार सब लोग इधर देखना, अब ध्यान से सुनना, पूरा फोकस्ड रहना। अच्छा एक बात बताओ, ये बेटा पूरा एंगल कितना है, 90 है ना, जिसमें से ये क्या है, थीटा है श्योर। और अगर ये थीटा है तो फिर ये वाला बोलो, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा, पक्का। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और एक बात बताओ, अगर ये थीटा हुआ ना, ये कितना है बोलो, थीटा श्योर है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अच्छा दूसरी बात, अगर ये थीटा है तो ये भी कितना, क्या ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी, इसमें कोई दिक्कत है किसी को। चलो एक काम करते हैं, कंपोनेंट्स करवा दो, कौन कौन इन डी के कंपोनेंट करवा देगा बताओ, डी के कंपोनेंट करवा देगा, करवा सकते हो ना। पता बेटा डी का ये वाला कंपोनेंट ये हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और डी का ये वाला, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास में डीई साइन थीटा। इस डी का ये कंपोनेंट ये तो हो जाएगा डी कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा दिस विल बी डी साइन थीटा। कोई दिक्कत इसमें। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपने क्या करा, एक एलिमेंट यहां लिया था, एक एलिमेंट लिया था, उस एलिमेंट का फील्ड आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया डी, और इस फील्ड के आपने दो कंपोनेंट कर दिए डी साइन थीटा, और आपने फिर उसके ठीक सामने एक और उसके ठीक सामने एक और एलिमेंट आपने ले लिया, उसका भी फील्ड कितना है डी, और उसके भी दो कंपोनेंट कर दिए डी साइन थीटा। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देखी कि इसका जो डी साइन थीटा है वो इसके डी साइन थीटा से कैंसिल हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा। तो इस एलिमेंट ने दो कंपोनेंट आपको फील्ड के दिए, एक तो डी साइन थीटा डी कोस थीटा, उसमें से ये तो समझ में आ रहा है कि इस एलिमेंट के कारण जो डी साइन थीटा वाला है वो इस एलिमेंट के डी साइन थीटा से तो क्या हो गया, क्या बोलो दोनों का डी साइन थीटा जुड़ गया, सॉरी दोनों का डी कोस थीटा जुड़ गया। तो बताओ दोनों एलिमेंट के कारण कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2d कोस थीटा, यस और नो। तो ये जो 2d कोस थीटा है इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दो एलिमेंट का है, तो एक एलिमेंट का
एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, क्या एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, तो बोलो क्या डी कोस थीटा है क्या? अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने जो एलिमेंट यहाँ पर लिया है उसका फील्ड तो आपने डी दिखा दिया है, उसका फील्ड कितना दिखा दिया, लेकिन इस डी के जब आप कंपोनेंट करोगे ना, एक कंपोनेंट होगा डी कोस थीटा, एक कंपोनेंट होगा डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा तो सामने वाले के डी साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो इस कंपोनेंट के कारण जो कंट्रीब्यूशन निकल कर आ रहा है वो सिर्फ डी कोस थीटा निकल के आ रहा है। तो बताइए एक एलिमेंट आपको कितना कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, डी कोस थीटा कंट्रीब्यूट करके एक एलिमेंट आपको दे रहा है, तो एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन पता चल गया मेरे को क्या है, एक एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन क्या डी कोस थीटा है। तो अगर मुझे पूरी रिंग का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो क्या करोगे, बोलो, पूरी रिंग का कंट्रीब्यूशन चाहिए तो इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट डी को करोगे क्या, किसको करोगे, आप इंटीग्रेट क्या डी कोस थीटा को करोगे, क्योंकि देखो इस एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन तो डी ही है, लेकिन इस डी का जो डी साइन थीटा है वो डी दूसरे का डी साइन थीटा से तो कैंसिल हो जा रहा है, तो कंट्रीब्यूशन जो बचा एक एलिमेंट का वो तो डी कोस थीटा बचा ना, तो डी कोस थीटा को अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या मिलेगा, क्या पूरी रिंग का कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई रिंग अगर निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे बेटा किसको, डी कोस थीटा को, और इंटीग्रेट करने से जो आंसर आएगा वो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यस और नो? तो ध्यान से देखो आप लोग। अच्छा यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू अगर आपसे निकलवाना चाहूँ तो कौन कौन कोस थीटा की वैल्यू लिख के देगा, जल्दी बताना आप जरा। कोस थीटा, यार ये ट्रायंगल देख के दो ना कोस थीटा की वैल्यू, तो बोलो कोस थीटा अगर लिखना है तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस तो एक्स हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय रिंग, बोलो कितना होगा बेटा ये, इंटीग्रेट कर दो, किसको इंटीग्रेट करोगे, डी को या डी कोस थीटा को, तो डी कोस थीटा को, तो ई रिंग आ जाएगा यहाँ पर। बोलो डी का वैल्यू तो ये रख दो, डी का वैल्यू क्या है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और बोलो कोस थीटा कितना है, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो गया इंटीग्रेशन में के एक्स डी क्यू, और ये हो जाएगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो क्लियर है? ये एलिमेंट किसका था, अच्छा ये फील्ड किसका था, ये तो डी कोस थीटा तो एक एलिमेंट का था ना, उसको इंटीग्रेट करने पर जो वैल्यू आएगी वो किसका फील्ड आएगा, क्या बोलो पूरी रिंग का आएगा ना। अब एक चीज बता देना ध्यान से, यहाँ पर आर तो कांस्टेंट है, साथ ही साथ एक्स भी कांस्टेंट है। एक्स क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। अब एक बात बताओ, एलिमेंट यहाँ लो, एलिमेंट यहाँ लो, या एलिमेंट यहाँ लो, इस रिंग पर कहीं पर भी एलिमेंट ले लीजिए आप लोग, जो रिंग के सेंटर से डिस्टेंस है क्या वो चेंज हो रही है क्या, रिंग के सेंटर से डिस्टेंस तो फिक्स है पॉइंट की, वो एक्स है, और रिंग की रेडियस भी फिक्स है, वो कैपिटल आर है। बताओ वो क्या चेंज हो रही है क्या, तो बोलो कौन कौन कांस्टेंट हुआ, क्या के कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और एक्स कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लें इंटीग्रेशन से। तो अगर आप कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से अगर बाहर निकालेंगे तो देखो मैंने क्या क्या बाहर निकाल दिया, के और एक्स, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ब्रैकेट में क्या रह गया, इंटीग्रेशन में क्या रह गया, इंटीग्रेशन में आपका रह गया डी क्यू। अच्छा डी क्यू क्या था, एक एलिमेंट का चार्ज, डी क्यू क्या था, और इंटीग्रेशन डी क्यू का मतलब पूरी रिंग का चार्ज, तो इंटीग्रेशन डी क्यू को मैं कैपिटल क्यू लिख दूं, और कैपिटल क्यू लिख देता हूं, तो फिर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आता है, के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बोलो ये टोटल फील्ड आ गया ना, इस तरह से। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो इसमें, नहीं है? देखो काम का तो सिर्फ यही है अपने, ये सिर्फ बोर्ड में लिख के आना होता है अपने को, लिख दो बेटा फटाफट से।
क्या लिख दिया बेटा आपने ये? चलिए बेटा आप बोर्ड पे देखें सब लोग। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। आज ये लिखने का स्पीड स्लो कैसे हो रहा है तुम लोगों का? कल की छुट्टी आ गई थी इसलिए? बेटा ये डायग्राम है ना, सही बना पहले तो। ऐसे बना के सर्कल, आर्क लेके सर्कल बना रहे, और फिर यहाँ पर डायग्राम में गलत बनाएगी तो फिर सही समझ में कैसे आएगा? ये रिंग ऐसे नहीं रखी, ऐसे रखा है रिंग, और ऐसे रखा है, तो फिर इस रिंग को ऐसे दिखाओ, इस तरह से दिखाओ। चलो हो गया, आप इधर देखो तुम। चलो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। एक बार सब लोग इधर देखो, ठीक है भाई? इधर देखो सब लोग। चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे ना ई और एक्स में ग्राफ बना के दो। बना दोगे? कितने बच्चे बना देंगे ई और एक्स में ग्राफ? ई और एक्स में, रिंग के लिए ई और एक्स में ग्राफ बनाना है, कितने बच्चे बना के दे देंगे? बना दोगे? लो बनाओ तो फिर देखे। तुमने आज तक ऐसा ग्राफ ही नहीं बनाया, कहां से बना दोगे? चलो कोई बात नहीं, बना के दो फटाफट से। ई और एक्स में ग्राफ बना के दो फटाफट। ई और एक्स में ग्राफ बना के दो फटाफट से। मुझे ग्राफ का फोटो बना के दे दो तुम तो। ग्राफ बनाओ एक पेज में, और वो पेज दिखाओ मेरे को कि ये ग्राफ होगा ई और एक्स में। हाँ भाई, एक ऑप्शन मिल रहा है ये वाला। चलो आप अपने ऑप्शन देते जाओ। ई और एक्स में ग्राफ, अरे एक्स तो कांस्टेंट है, लेकिन ये तो देखो ना, अलग अलग पॉइंट पर तो फील्ड अलग अलग होगा ना। एक्स तो इस एलिमेंट से फिक्स था, अगर पॉइंट यहां ले ले तो उसके लिए तो अलग एक्स होगा ना। तो फिर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग, मतलब अलग अलग एक्स पर ई अलग अलग होगा कि सेम होगा? तो वही तो पूछ रहा हूँ कि ई का वेरिएशन एक्स के साथ किस तरह से हो रहा है। ई और एक्स में ग्राफ बना के दो आप। डायग्राम बना के दिखाएं मेरे को पेज में, ई और एक्स में ग्राफ किस तरह से बन रहा है। दिखाओ, डायग्राम बना के दिखाओ। अभी तो बहुत सारे बच्चे हाथ खड़े कर रहे थे कि ग्राफ बना देंगे हम लोग। ये कैसे बनाया? ग्रेविटेशन में पढ़ा था क्या? ऐसा फॉर्मूला ग्रेविटेशन में भी था क्या? ग्रेविटेशन में था क्या ऐसा फॉर्मूला, से पूछ रहा हूं मैं। वहां पर एक एम मास की रिंग का ग्रेविटेशन फील्ड था क्या एक्सिस पर? बुक में पढ़ा था। नहीं, उसके भी आप पे मैं ग्राफ सही नहीं बनूंगा। मतलब एक्सप्लेन करेंगे तो मैं उसको सही मान लूंगा, मतलब अपने को रीजन पता होना चाहिए ऐसा क्यों। हाँ ग्राफ सही है आपका, ये बता दो। हाँ, और किस किस बच्चे का ग्राफ बन गया बताओ फटाफट से। मॉड्यूल में भी नहीं है ग्राफ, और बोलो। तुम उसमें देख के बनाओगे तो भी नहीं बनेगा, मॉड्यूल में ग्राफ ही नहीं दे रखा इसका, ई और एक्स में। अब बताओ, ऑनलाइन देख लो। मैं ही बता दूं अब? चलो ठीक है। पहली बात तो सुनो, ये ग्राफ अपने को बनाना आता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बनाएंगे। इधर देखो पहले तो, एक बात मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लेना। पूरी फिजिक्स में ये बहुत बार होगा अपने साथ में
कि जैसे कोई फॉर्मूला आएगा और उसका ग्राफ अपने को बनाना पड़ेगा। और याद है अभी तक अपन केवल कौन से ग्राफ बनाना जानते हैं? लिमिटेड 2 4 5 तरह के ग्राफ है जो हम बनाना जानते हैं। कुछ कुछ रिलेशन होते हैं जिनके ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x², वाई प्रोपोर्शनल टू 1/x। याद है? ये कुछ ग्राफ हम लोग बनाना जानते हैं, सारे ग्राफ हम लोग बनाना नहीं जानते, मैं आपको बता दूं। तो जैसे ये रिलेशन अगर आप देखोगे तो ई का और एक्स के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अगर आप लिख रहे हो ई प्रोपोर्शनल टू एक्स तो गलत है, एक्स नीचे भी तो है। समझ गए बात? और अगर आप लिख रहे हो कि ई प्रोपोर्शनल टू 1/x³ तो भी गलत है, क्योंकि एक्स ऊपर भी तो है। समझ गए बात? तो यहाँ पर ई और एक्स में सिंपल रिलेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन है। और जब कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है तो फिर वहां पर डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनाते, हम लोग थोड़ा जुगाड़ करते हैं। अबे जुगाड़ कैसे करते हैं? अप्रोक्सीमेशन करते हैं। और अप्रोक्सीमेशन किस तरह से करते हैं ध्यान से सुन लेना पहले तो। अपन ये ट्राई करते हैं कि यार ई और एक्स में कोई स्टैंडर्ड रिलेशन लेकर आए ताकि हम लोग ग्राफ बनाए। भाई सिंपल रिलेशन ई और एक्स में होता तो डायरेक्ट ही ग्राफ बनता। जैसे अपने पॉइंट चार्ज का ग्राफ अपने डायरेक्ट बना दिया था, क्योंकि पॉइंट चार्ज में रिलेशन डायरेक्ट सिंपल सा था, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² का रिलेशन था। याद है? तो ई और आर में ग्राफ आपने डायरेक्ट बना दिया था। यहाँ पर ई और एक्स में कोई सिंपल रिलेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो डायरेक्ट ग्राफ भी नहीं बनेगा। थोड़ा कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा अपने को, मतलब कुछ अप्रोक्सीमेशन करनी पड़ेगी। और वो कैसे करनी पड़ेगी ध्यान से समझना। अपन एक काम करते हैं, चलो अपन ग्राफ नहीं भी बना सकते ना, तो अपन एक काम करते हैं कि ग्राफ किस तरह का कैसे कुछ आइडिया लेने का ट्राई करते हैं। और आइडिया लेने के ट्राई करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है कि कुछ पॉइंट्स पर अपने को देखना पड़ता है चीजें। जैसे मान लो मैं पहले रिंग के सेंटर पे जाके बैठ जाऊंगा और ये देखूंगा रिंग के सेंटर पे कितना फील्ड है। फिर सेंटर के आसपास वाले पॉइंट्स पर फील्ड की मतलब एक्स के साथ किस तरह से वेरिएशन हो रहा है वो देखूंगा। फिर दूर वाले पॉइंट पर वेरिएशन किस तरह से हो रहा है, फिर इनफाइनाइट पर वेरिएशन किस तरह से हो रहा है। देखो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सेंटर की। ध्यान से सुनते जाना, जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ वो अभी आपको अपने आप समझ में आने लगेगी। सबसे पहले तो बात करते हैं सेंटर पे। भाई मुझे ई और एक्स में ग्राफ बनाना है, ये मेरा टारगेट है। तो मुझे ये देखना पड़ेगा यार एक्स के वेरी करने के साथ में ई का वेरिएशन किस तरह से चल रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। बोलो बात समझ रहे हैं? तो बोलो सबसे पहले बात कहाँ की कर रहे हैं? रिंग के सेंटर की बात करते हैं, मतलब इस पॉइंट को मैं सेंटर पे लाके रख रहा हूँ। बताइए अगर मैं रिंग के सेंटर की बात करूंगा ना, तो ये पॉइंट अगर सेंटर पे ले लिया मैंने तो एक्स कितना होगा? मतलब रिंग के सेंटर पर फील्ड अगर निकालना है तो ये जो फॉर्मूला भी आपने लिखा है ना, यहाँ पर एक्स को 0 पुट कर दो बेटा। एक्स क्या पुट कर दो? तो सेंटर के लिए बोलो एक्स क्या पुट कर दें। और अगर इस फॉर्मूला में एक्स को अगर 0 पुट करोगे तो ई सेंटर जो है वो क्या आ जाएगा? ई सेंटर आपका 0 आ जाएगा। मतलब ये तो मुझे पता चल गया कि यार ई सेंटर पर मतलब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। भाई ये तो कंफर्म है कि ग्राफ की स्टार्टिंग तो यहां से होने वाली है। ये बात किस किस को समझ में आई? कम से कम मुझे ग्राफ भी नहीं समझ में आया तो ये तो समझ में आएगा ना ग्राफ ये तो गलत है कंफर्म, क्योंकि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना होगा? तो मान लीजिए अगर आपके सामने 4 चॉइस रखते हैं तो एक पिक मतलब उनमें से एक पिक कर सकते हो आप। जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं, मतलब मैं बात तब की कर रहा हूँ कि जब अपने पास कोई ऐसा रिलेशन है जिसका ग्राफ हम लोग जानते ही नहीं है। लेकिन कई बार ऑप्शन ऐसे दे देते हैं कि ग्राफ नहीं जानते, उसके बाद भी अपन सही आंसर टिक करके आ सकते हैं। जैसे मान लो 3 ऑप्शन आपको दे दिए, 3 ऑप्शन में ग्राफ की स्टार्टिंग 0 से नहीं हो रही, सिर्फ एक ही ऑप्शन में ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है यार, ग्राफ नहीं बनाने जानते फिर भी सही आंसर टिक कर सकते हैं। कैसे? भाई ये तो कंफर्म हो गया ना कि एक्स 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अभी फाइनल आंसर नहीं आया? हाँ कोई डाउट हो तो बोल दो, चलो फिर से बताओ। देखो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं मैं, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करूंगा? ये पॉइंट मैं सेंटर पे ले लूंगा ना, और ये पॉइंट अगर सेंटर पे ले लिया तो ये पॉइंट क्या है? एक्स दूरी पर था। और ये पॉइंट अगर सेंटर पे ले लिया तो दूरी क्या हो जाएगी? तो अगर इस फॉर्मूला में आप अगर एक्स को 0 करते हो तो एक्स को 0 करने पर फील्ड कहाँ का मिलेगा? सेंटर का मिलेगा ना। तो एक्स 0 करते हैं आपका फील्ड 0 हो जाएगा। और वैसे भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये तो मैं आर्क में बता चुका था। आर्क 360 वाला केस देखा था आपने, फुल सर्कल वाला? नहीं याद है क्या? तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही तो आ रहा था। आर्क भी तो रिंग का ही पार्ट होता है ना। तो अगर पूरी रिंग है तो उसके सेंटर पे फील्ड कितना होता है? तो देखो रिंग के सेंटर पे फील्ड 0 आ रहा है। किस किस के बात समझ में आ गई बोलो? कोई डाउट इसमें? तो ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, ये तो क्लियर हो चुका अपना। अच्छा दूसरी बात, अब देखना सेंटर की बात हो चुकी। अब मैं सेंटर के जो पास वाले पॉइंट्स हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। जो पॉइंट सेंटर के बिल्कुल पास में उनकी बात करने जा रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ एट नियर पॉइंट्स। नियर पॉइंट्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, ऐसे पॉइंट जो सेंटर के बिल्कुल पास में। अच्छा ये पॉइंट सेंटर के बहुत दूर है कि बिल्कुल पास में ही है? जैसे पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये जो एक्स है ना बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ रिंग। समझ गए?
ऐसे पॉइंट की बात करने जा रहा हूं कि जैसे सेंटर पर तो एक्स कितना हो गया बेटा, जैसे पॉइंट मान लो मैंने यहां पर लिया, अच्छा ये जो एक्स है ना, ये क्या है, बहुत स्मॉल है बहुत लार्ज है, तो ऐसे पॉइंट को मैं नियर पॉइंट बोल रहा हूँ। मतलब नियर पॉइंट का मतलब जहां पर एक्स की वैल्यू जो है आर से बहुत ही स्मॉल हो, तो वेयर एक्स इज वेरी वेरी लेस देन आर, इन पॉइंट को बोल रहा हूँ नियर पॉइंट। क्या बोल रहा हूँ? अब एक बात बताना, अगर एक्स आर से बहुत छोटा हुआ तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, और उस केस में अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को अगर लिखना चाहूं तो आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स बहुत छोटा है ना बेटा, एक्स अगर बहुत छोटा है तो एक्स स्क्वायर भी बहुत छोटा हो गया, और एक्स स्क्वायर अगर आर स्क्वायर से बहुत छोटा हो गया तो फिर ये आर स्क्वायर के सामने एक्स स्क्वायर को क्या मैं नेग्लिजिबल मान लूं? तो बताओ उस केस में किसको नेग्लिजिबल मानूं? एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लिया, तो जहां पर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ रहा है वहां पर नियरली मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बता बेटा ई नियर को अगर मैं लिखना चाहता हूं, अगर नियर पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं लिखना चाहता हूं तो ये वाला फॉर्मूला देखो आप, तो ई नियर अगर मैं लिखना चाहूं तो के क्यू एक्स, और ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख दूं? क्या बोले इसको मैं आर स्क्वायर लिख दूं की पावर 3/2 से 2 कटा, तो बताइए बेटा जो ई नियर आपके पास आ रहा है ना, ई नियर जो आ रहा है बोलो क्या आ रहा है, के क्यू एक्स अपॉन में आर क्यू, बोलो ये आ रहा है। तो बताइए यहां से मैं लिख सकता हूं कि ई नियर प्रोपोर्शनल टू एक्स, बोलो ऐसा लिख सकता हूं, ई नियर प्रोपोर्शनल टू, देखो जहां मुझे ग्राफ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ना, कुछ कुछ आइडिया लगने लगा है। क्या क्या पता लग चुका है बताओ आप? जैसे अगर मैंने आपसे अगर ई और एक्स में ग्राफ बनाने को बोला होता तो पहली बात तो मुझे समझ में आएगी कि स्टार्ट सेंटर जीरो से करना है, ये बात किस किस को क्लियर है? ग्राफ स्टार्ट कहां से करना है? दूसरी बात नियर पॉइंट पर डायरेक्ट रिलेशन है, ई नियर प्रोपोर्शनल टू क्या है, तो नियर पॉइंट पर ग्राफ इस तरह का बनना है। तो देखो अगर आपको दो ऑप्शन ऐसे दे दें जहां पर ग्राफ जीरो से स्टार्ट कर रखा है, तो आप वो ऑप्शन चुनेंगे जिसमें नियर पॉइंट पर डायरेक्ट मतलब स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बन रहा हो। किस किस की बात आ रही है? अभी पूरा ग्राफ बना के देंगे, अपन चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद तो पूरा ग्राफ का आइडिया लगने लग जाएगा कि ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, और भी देखो, ये तो नियर पॉइंट की बात कर ली। अब उसके बाद चलते हैं दूर वाले पॉइंट्स पर, फार वाले पॉइंट्स पर चलते हैं। देखो सेंटर की हमने बात कर ली, सेंटर की हमने बात कर ली, नियर पॉइंट्स की, अब मैं बात कर रहा हूँ फार पॉइंट्स की। जैसे मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ पर है, अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इस पॉइंट के लिए जो दूरी होगी ना, ये रेडियस से काफी ज्यादा है, बोलो क्लियर है? तो नियर पॉइंट का मतलब जहां पर एक्स आर से बहुत छोटा है, और फार पॉइंट का मतलब एक्टिव रहना, मैथ्स लगा रहा हूं मैं इसमें, जहां पर एक्स आर से बहुत ज्यादा है, तो फार पॉइंट की बात करता है ना, 8 फार पॉइंट। चलो फार पॉइंट्स की बात करते हैं। फार पॉइंट्स का मतलब बोलो क्या हुआ बेटा, एक्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, बोलो क्लियर है? तो बताइए अब की बार जो एक्स स्क्वायर होगा, बोलो वो क्या होगा, ये आर स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, और अगर एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नियरली इक्वल्स टू ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब की बार आर छोटा है ना, तो आर स्क्वायर नेग्लिजिबल होगा, पहले एक्स छोटा था तो एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल था। ये बात किस किस को समझ में आ रही है? तो देखो अगर ई फार आप लिखना चाहते हैं, यहां से देखो आप, अगर ई फार आप लिखना चाहते हैं तो ये तो हो जाएगा के क्यू एक्स, और इसको क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये 2 से 2 कटा, तो अगर आप इसको पूरा सोल्व करते हैं तो ये जो ई फार आ रहा है ये आपके पास आ रहा है के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखो ई फार तो ये आ गया, तो ये आपके पास आ गया, जो ई फार आ रहा है बोलो प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये बात किस किस की समझ में आएगी? अच्छा उसके बाद में फोर्थ पॉइंट देखो, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट, अगर एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाए तो बोलो एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट पर ई कितना हो जाएगा, तो बोलो ई एट एक्स इक्वल टू जो इनफाइनाइट होगा ना, बोलो वहां पर क्या ई की वैल्यू जीरो जाएगी ना, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। अब देखो शायद कुछ कुछ आइडिया लगने लगा होगा, किस किस को आइडिया लग रहा है बताओ पहले तो। देखो ये तो समझ में आ गया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बोलो, तो ग्राफ की स्टार्टिंग तो यहां से करनी है मेरे को, बिल्कुल ओरिजिन से करनी है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात ई नियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, पहले तो एक्स बढ़ने के साथ ई को बढ़ाना है और स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बढ़ाना है, उसके बाद फार पॉइंट पर एक्स बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना है। अब एक्स बढ़ने के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कम करना है तो इसका ग्राफ का शेप कैसा हुआ, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? और इनफाइनाइट पर कितना करना है, तो देखो स्टार्टिंग यहां से करनी है, जीरो से करनी है, पहले स्ट्रेट लाइन,
फिर बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा, और इसको कम करते 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 बोलो क्या करना है, जीरो करना है। तो ये ग्राफ बन गया आपके ई और एक्स में। बताओ कोई स्टैंडर्ड ग्राफ था क्या? लेकिन आपने अप्रोक्सीमेशन का यूज करके, जुगाड़ का यूज करके आपने ई और एक्स में क्या कर दिया बेटा, ग्राफ बना के दे दिया यहाँ पर। अच्छा एक और बात बोल दूं, ये जो ग्राफ का मैं जो शेप आपको दे रहा हूँ ये एग्जैक्ट है कि अप्रोक्स है? अप्रोक्स। एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होता और एग्जैक्ट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी, लेकिन उनके जैसा होता है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन के साथ मैंने ग्राफ बनाया। किस किस की बात क्लियर होगी? तो इस तरह का ग्राफ किस किस में बन गया बेटा, ई और एक्स में यहाँ पर ग्राफ बन गया। अब देखो कुछ और भी बातें कर लेते हैं यहाँ पर साथ में। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, जब आप सेंटर पे थे रिंग के तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो था। अब आप जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, बोलो बढ़ता जा रहा है। फिर आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो बढ़ा है और फिर बाद में, तो कोई चीज पहले बढ़ी और बाद में कम होने लगी है, तो बढ़ने और कम होने के बीच में कहीं पर मैक्सिमम भी तो ये होगी। तो मेरा अगला सवाल यही है कि फाइंड पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ रिंग इज मैक्सिमम। पेन नहीं चलाना, सिर्फ ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? सेंटर पे जब आप थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो। अब सेंटर से जब आप आगे चल रहे हैं तो जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है और बाद में घट रहा है, पहले तो बढ़ रहा है बाद में, तो कोई चीज पहले बढ़ रही है तो बाद में कम होने लगी, तो बढ़ने और कम होने के बीच में कहीं पर कोई मैक्सिमम वाला पॉइंट भी तो आया होगा। जैसे ग्राफ में देख लो आप, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था और बाद में कम हो रहा है, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम भी तो हुआ होगा। तो मेरा सवाल ये है कि वो पॉइंट फाइंड करें जहां पर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तुक्का क्यों मार रहे हो? डायरेक्ट तो बता ही नहीं सकते, इसमें भी मैथमेटिक्स लगेगी अभी तो। मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी कोई इक्वेशन आपको दे दें और फिर आपसे बोले कि यार इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मैक्सिमम मिनिमम टूल होता है, अरे होता है ना। सबसे पहले तो दी गई इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करो और जीरो पुट करो, ये रही इक्वेशन, कर दो डिफरेंशिएशन और जीरो के बराबर पुट कर दो, यस और नो। फिर जो सॉल्यूशन आएंगे उनको डबल डिफरेंशिएशन में रख के देखना है। अगर डबल डिफरेंशिएशन में रखने से वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा और नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, याद है। लेकिन यार ना तो मैं इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करने वाला हूँ ना सॉल्यूशन निकालने वाला हूँ, जो रिजल्ट है डायरेक्ट आपको देने वाला हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड है। कोई डिफरेंशिएशन एग्जाम में नहीं पूछ रहा, कोई बोर्ड में नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये याद रखना है कि इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, तो आंसर है आर बाई रूट टू दूरी पर। कहां पर? आर बाई रूट टू। जब आप इसका डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर रखोगे ना तो जो एक्स बराबर आपके पास आता है वो आता है आर अपॉन में रूट टू। तो ये समझ में आएगा कि रिंग का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आर बाई रूट टू दूरी पर आता है। कहां पर आता है? आर बाई रूट टू दूरी पर रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मैक्सिमम होता है। तो इस बात को लिखना शुरू कर देते हैं। एक बार बोर्ड पे देख लो पहले, फिर आप लोग कॉपी करना। बोलो अगर मुझे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम करना है तो क्या करना पड़ता है मुझे? किसका डिफरेंशिएशन जीरो? वो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन जीरो करना पड़ता है। तो देखो पॉइंट नंबर 5, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बोलो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स को जीरो करेंगे। तो जब डी अपॉन डी एक्स को जीरो करते हैं तो मैं सोल्व निकल रहा, डायरेक्ट इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं, तो बोलो एक्स इक्वल टू क्या आता है, आर बाई रूट टू। मतलब रिंग का जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आर बाई रूट टू पर होता है बेटा। कहां पर होता है? आर बाई रूट टू पर। तो देखो पॉइंट नंबर 6, अब मुझे ग्राफ बनाना है ई वर्सेस एक्स में। कौन कौन ग्राफ बना के दे सकता है, बोलो ई और एक्स में बना दोगे? इधर तो क्या हो गया ई, और इधर क्या हो गया, तो ये ग्राफ इस तरह का बनता है, इस तरह का एक ग्राफ बनता है। क्लियर है बात? ये टच नहीं करना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, तो टच नहीं करना है इस ग्राफ को इस पे ना। और बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ दिखाना है बेटा, तो x इक्वल टू आर बाई रूट टू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम दिखाना है। क्लियर हो गया बात? किस किस के बात समझ में आ गई? लिख दो बेटा फटाफट।
ये क्या लिख दिया बेटा आपने? नहीं लिखा? लिख देना बेटा आपने? चलो कोई बात नहीं, आप इसके लिए जगह छोड़ो, अपना ब्रेक हो जाएगा फिर। मुझे इस पर 2 क्वेश्चन कराने हैं, ठीक है ना? 10 मिनट अपने पास बचे, फिर ब्रेक हो जाएगा, देख लो फिर। अगली क्लास से नया टॉपिक शुरू करना है अपने को ना। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इस पर क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिएगा, अ सर्कुलर रिंग, a circular ring has radius 1 meter. A circular ring has radius 1 meter and charge. Circular ring has radius 1 meter and charge under root 2 microcoulomb. Charge root 2 microcoulomb. Root 2 microcoulomb. ये चार्ज हो गया, ठीक है? Find electric field. Find electric field at axis of ring. Find electric field at axis of ring which is 1 meter distance from center. Find electric field at axis of ring which is 1 meter distance away from the center. क्वेश्चन समझ गए? एक सर्कुलर रिंग है, चार्ज आपको दे दिया है। एक बार बोर्ड पे देख लो, चलो सब लोग, एक बार आप सब लोग बोर्ड पे देख लो। मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ, सोल्व आपको करना है। देखो ये रिंग हो गई अपने पास। अच्छा, रिंग का जो चार्ज है ना बेटा, वो क्या दे दिया आपको? रिंग का चार्ज हो गया √2 माइक्रोकुलाम। अच्छा, रिंग का जो रेडियस है वो क्या दे दिया? ये रिंग की एक्सिस हो गई। अच्छा, कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? 1 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या निकाल के दे दोगे? कौन कौन निकाल देगा, जल्दी बताओ, निकाल दो फटाफट से। 1 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
ये आंसर है क्या बेटा इसका? कितने बच्चों का आंसर यही है? इसके लिए देखो, मेरे हिसाब से आपने डायरेक्ट वैल्यू रखी होगी। अगर कुछ बच्चे कैलकुलेशन में अटके भी होंगे तो यहाँ पर अटके होंगे शायद। 2 की पावर 3/2 को सोल्व कैसे करें? कितने बच्चे अटके यहाँ पर? 2 की पावर 3/2 को वैल्यू कैसे निकालना है? इधर देखो आप लोग, x की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 इंटू x की पावर 1/2। जानते हो नहीं जानते? x की पावर 3/2 को लिख सकता हूँ मैं x की पावर 1 इंटू x की पावर, और x की पावर 1/2 को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स। तो x की पावर 3/2 को x रूट एक्स लिखा जा सकता है। x की पावर 3/2 को क्या लिखा जा सकता है? तो वैसे 2 की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। √2 से √2 कटा, बाकी तो फिर सोल्व कर लोगे। ठीक है। एक और बोल दूं, लिखो। 2 concentric and coplanar circular rings, 2 concentric and coplanar circular rings of radius r and 2r, कैपिटल में लिख देना, of radius r and 2r, 2 concentric and coplanar circular rings of radius r and 2r। रेडियस कितनी बेटा? r and 2r, है ना? Having charge q1 and q2, having charge q1 and q2, if electric field, if electric field at near point, if electric field at near point is 0, if electric field at near point is 0, find q1 upon q2। if electric field at near point is 0, find q1 upon q2। q1 और q2 का रेशियो बताना बेटा अपने को। मैं आपको हिंट देता हूं इसका। सबसे पहले तो 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग बना दो, ठीक है। चार्ज और रेडियस जो दे रखा है वो मेंशन कर दो। रेडियस r और 2r, चार्ज q1 और q2, ठीक है। और नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 कर दो। अच्छा, अब एक बात बताओ यार, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला ये वाला काम में लोगे क्या? ये वाला, ये तो जनरल पॉइंट का फील्ड है ना। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नियर पॉइंट के लिए। तो बताओ क्या ये वाला फॉर्मूला काम में ले सकते हो ना आप? ये वाला फॉर्मूला काम में क्यों ले पा रहा हूं बताओ? क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि नियर पॉइंट पर 0 है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब काम करता है? सब जगह। ये तो जनरल फॉर्मूला है ना, ये तो सब जगह काम करता है। अरे बात समझ रहे हैं? जनरल पॉइंट का फॉर्मूला ये तो हर जगह काम करेगा, लेकिन ये नियर पॉइंट के लिए आपका ये वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा। आप अगर उससे कैलकुलेशन करते हो तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन चली जाएगी। इससे काम करोगे तो फास्ट काम हो जाएगा, क्योंकि आपका खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि नियर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो नियर पॉइंट वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। कितना? -1/8, -1/8 हो गया। चलो बेटा, एक बार सब लोग इधर देखो, ध्यान तो सुनो। देखो, ये तो मेरे पास में 2 रिंग हो गई, एक रिंग ये हो गई और दूसरी रिंग ये हो गई। ध्यान तो सुनो, ये इनका कॉमन सेंटर हो गया। अच्छा, एक रिंग की रेडियस मान लीजिए कितनी है? r1, दूसरी रिंग की रेडियस r2। हाँ, पहले की r मान लो या दूसरे की 2r लिख लो, r1 r2 की जगह वैल्यू लिख दो सीधा। एक की रेडियस r है, दूसरे की कितनी है? 2r। अच्छा, पहले वाले पर चार्ज क्या है? q1, दूसरे वाले पर चार्ज क्या है? q2। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है? नियर पॉइंट। मैंने मान लिया कि जो पॉइंट है वो रिंग के सेंटर से x दूरी पर है बेटा। ये पॉइंट रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पर है? अब एक बार देखना सब लोग। अच्छा बताइए, ये जो पॉइंट है रिंग के नियर पॉइंट है, इसलिए मैं बोलो फॉर्मूला को क्या लिख सकता हूँ? के क्यू एक्स अपॉन में। क्या ये फॉर्मूला मैं हर जगह लगा सकता हूँ क्या? ये फॉर्मूला मैं तभी लगा सकता हूँ जब नियर पॉइंट हो।
और आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो रिंग के नियर है, तो ये फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ। अगर पॉइंट रिंग से दूर होता ना तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता था। ये आपका अगर क्वेश्चन नहीं बोलता कि नियर पॉइंट है तो ये फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ, अदरवाइज नहीं लगा पा रहा। बोलो क्लियर है? तो देखो एक काम करो, पहले तो दोनों रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ड्रॉ कर दो, और दोनों का फील्ड ड्रॉ करने के बाद उनका नेट 0 कर दो, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोल रहा है। एक क्वेश्चन सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो पहले इस वाले रिंग के लिए देखते हैं। कुछ नहीं कहा जाए तो चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ठीक है, इस वाले रिंग का सेंटर, इस वाले रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो मैंने आपको बताया रखा है कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे और नेगेटिव का टुवर्ड्स। इस रिंग का चार्ज क्या माने? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो बोलो अभी हो जाएगा ना, ये हो जाएगा E1। E1 का वैल्यू कौन कौन लिखा रहा है, जल्दी बोलो। E1 का वैल्यू, E1 का वैल्यू क्या होगा? K Q1 X अपॉन में R क्यूब। दूसरी वाली रिंग, इसका भी चार्ज अपन क्या मानेंगे? पॉजिटिव। तो उसका भी फील्ड बोलो अवे होगा। अवे में क्या होगा? E2। E2 का वैल्यू बोलना जरा, K Q2 X अपॉन में 2R का होल क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा K Q2 X अपॉन में 8R क्यूब। दोनों रिंग का फील्ड लिख दिया आपने। अच्छा, नेट फील्ड को क्या करना है? 0। तो बोलो नेट फील्ड जो होगा, दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में ना, तो नेट फील्ड जो होगा वो होगा E1 प्लस E2 एंड दैट इज विल बी 0। तो E1 का वैल्यू अगर आप रखोगे तो K Q1 X अपॉन में R क्यूब, और E2 का वैल्यू अगर आप रखोगे तो K Q2 X अपॉन में 8R क्यूब इज इक्वल टू 0। K कॉमन लेके 0 में, X कॉमन लेके 0 में, R क्यूब भी कॉमन लेके 0 में। तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2 बाई 8, और यहां से अगर Q1 अपॉन Q2 अगर निकालते हैं तो -1 अपॉन 8। ये आपका आंसर हो गया। किस किस को बात क्लियर हो गई बताओ? क्लियर है? ठीक है, तो अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। क्या कह रही है? ग्राफ, ग्राफ हटा दिया, वो लिखा नहीं था कि आप लोगों ने? जिन्होंने लिखा है उनकी कॉपी से फोटो खींच के ले जाना और लिख लेना आप लोग, ठीक है? फोन नहीं है, कॉपी से देख के लिख लेना। ब्रेक है ना अभी, तो 15 मिनट का ब्रेक है कि नहीं है? तो अभी बैठ के लिख लेना।